नमस्कार स्टूडेंट। हमने शोध प्रविधि के पिछले क्लास में आदर्श अनुसंधान के प्रारूप निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़े थे। ऐसे कौन से तरीका जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से एक प्रारूप निर्माण कर सकते हैं अनुसंधान के लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रारूप संरचना का जो निर्माण है। प्रारूप अगर हम जो बनाते हैं किसी भी विषय को अध्ययन के पहले हम क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, फील्ड वर्क में या सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर क्या कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रारूप बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कलिंजर के अनुसार से अगर देखें तो प्रारचना इन उद्देश्यों कलिंगर के अनुसार से अनुसंधान प्रारचना इन उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करती। मुख्यतः कलिंगर ने क्या किया, कलिंगर ने दो आधारभूत उद्देश्य बताए जिसके कारण से क्या करते हैं लोग या एक अध्ययनकर्ता क्या करते हैं, स्वरूप का निर्माण करते हैं या प्रारूप का निर्माण करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है अनुसंधान के प्रश्नों को उत्तर प्रदान करना तथा विविधताओं को नियंत्रित करना। तो कलिंगन के अनुसार से मगर माने तो अनुसंधान प्रारचना इन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, बल्कि अनुसंधानकर्ता स्वयं इसको पूरा करता है। स्वरूप अनुसंधानकर्ता के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। प्रारचना अनुसंधानकर्ता के अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ सहायता करने का काम करती है। कहने का मतलब है कि कलिंगर का मानना है, उनका मानना है कि जी मुख्यतः जो अनुसंधान के प्रारूप बनाने का मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्यों में पहला उद्देश्य उनका मानना है कि अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्रारूप का निर्माण करते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने से पहले, तो क्या होता है, जो प्रारूप होता है हमको अनुसंधान के जो उत्तर है या उसको उत्तर को प्राप्त करने में सहायता करती है। सहायता करती है कहने का मतलब ये कि हमने पहले से अगर किसी क्षेत्र में अगर जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए, तो हमें क्या करते हैं, पहले से अगर हमने प्रारूप बना लिए तो क्या होता है, प्रारूप जब बना लेने के कारण क्या है, हमारा जो ध्यान है वो एक ओर रहता है, इधर उधर हमारी जो सोच है वो नहीं जा पाती, क्योंकि हमने पहले से निर्धारित कर लिए हैं कि किन कौन कौन से ऐसे विषय जिस पे हमें ध्यान देना है। इसके कारण से क्या होता है, हमें अनुसंधान के जितने भी प्रश्न है वो सटीक मिलता जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम पहले से अगर किसी विषय पर अगर प्रारूप का निर्माण नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उन चीज़ों पे, जैसे कि हम क्या करते हैं, बाजार जब जाते हैं, अगर बाजार जाते हैं, अगर किसी को लिस्ट बनाकर दे दिया जाता है कि बाजार से ये सामान अगर खरीद कर लाना, तो हम क्या करते हैं, जब बाजार जाते हैं तो वो लिस्ट हम क्या करते हैं, दुकानदार को देते हैं, लिस्ट देते हैं, वो सामान निकाल कर देते हैं, हम वापस आ जाते हैं। जब हम बिना लिस्ट के घर हम जब बिना लिस्ट के अगर दुकान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या लेना नहीं चाहिए इसके बारे में। तो इससे क्या होता है, हमें समय भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लग जाता है कभी कभी, और हम अपनी कभी कभी क्या होता है, अपनी जो मूल चीज़ें हैं जिनको खरीदना चाहिए वो नहीं खरीद पाते हैं। इसका कारण यही होता है। इसी कारण से क्या होता है, जो इसका उद्देश्य यही कि हमें जो अनुसंधान करना चाहते हैं उन प्रश्नों को उत्तर मिला जा सके, इसलिए क्या करते हैं, हम प्रारूप का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए भी प्रारूप का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब एक अनुसंधान प्रारूप अनुसंधान की जो विविधताओं को नियंत्रित करने में अनुसंधान के हर संभव मदद करती है, और अनुसंधान की प्रक्रिया में समय विभिन्न एवं विविध त्रुटियों को अग्रलिखित दो प्रकार से समझा जा सकता है। उनका मानना है कि अनुसंधान की परिस्थितियों को अधिक से अधिक नियंत्रित करने हेतु परिमापन के कारण उत्पन्न त्रुटियों को कम करना इसके माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा आता है मापन की विश्वसनीयता में वृद्धि किया जा सकता है। इस आधार पर अगर देखें तो अनुसंधान की जो प्रश्न के द्वितीय उद्देश्य नियंत्रणकारी व्यवस्था का प्रदान करना, ये प्रारचना की सहायता से शोधकर्ता क्रमबद्ध एवं विविधताओं से अधिक बढ़ा सकता है, विविधताओं को नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार से जो जो भी विविध त्रुटियां आनी आनी होती है एक अध्ययन में, वो प्रारचना के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। अगर ये तो हो गया उसका उद्देश्य, मगर जो अनुसंधान प्रारचना के जो घटक है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो अनुसंधान प्रारचना का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है। तो सबसे पहला अगर देखें तो प्रार, प्रार, अनुसंधान प्रारूप का निर्माण करने या रूपरेखा तैयार करने में अनुसंधान के संचालन की एक योजना है। इसके माध्यम से या इसके बिना हम अनुसंधान कार्य को पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप क्या नहीं करोगे, एक प्रारूप का निर्माण नहीं करोगे, रूपरेखा का तैयार नहीं करोगे, बेस का तैयार नहीं करोगे, हमें कैसा बनाना है, तो उसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी अनुसंधान को पूरा नहीं कर सकते। यह अनुसंधान करता के लिए अनुसंधान का मार्गदर्शन करती है, चाहे प्रारचना सूक्ष्म एवं सरल क्यों न हो। विद्वान का सुझाव है कि अनुसंधान प्रारचना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि निश्चित घटकों एवं चरणों को ध्यान में रखा जा सके। अनुसंधानकर्ता उसका निर्माण करें। अनुसंधानकर्ता के लिए विद्वानों ने अनुसंधान प्रारचना के लिए प्रमुख घटक निर्माण किए, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रारूप का निर्माण कर सकते हैं अनुसंधान से पहले। तो सबसे पहले क्या है, जिन समस्या पे हमें क्या करना, अध्ययन करना है, उसी की परिकल्पना करना आवश्यक है। अगर आपको परिकल्पना परिकल्पना कहने का मतलब ये है कि
अध्ययन करने से पूर्व की आपकी सोच, अब उसके संबंध में आप क्या सोचते हैं, कल्पना करना उस संबंध में कि मैं इस काम को यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको अगर क्या कर रहे हैं, अनुसंधान के प्रारूप का अगर निर्माण कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, समस्या की परिकल्पना पहले से उसके बारे में धारणा अपने मन में सोच बनाना, या पूर्व में उसके लिए क्या करना होगा, उसके बारे में पूर्व सोच बनाना जरूरी। जब तक आप पूर्व सोच अगर कल्पना अगर निर्धारण नहीं करते, तब तक आप बेहतर प्रारूप का निर्माण नहीं कर सकते या अनुसंधान कार्य को बेहतर नहीं बना सकते। दूसरा इसमें घटक ये माना गया है कि वर्तमान अनुसंधान की समस्या परिकल्पना के स्पष्ट रूप में संबंधित करना। वर्तमान अनुसंधान की समस्या या परिकल्पना से स्पष्ट रूप में संबंधित करना, कहने का मतलब ये है कि आपने जिन विषय को अध्ययन करने के लिए चुने हैं, वो और आप जो सोच रहे हैं, दोनों का जुड़ा हुआ होना जरूरी है। जब तक दोनों का जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं, प्रारूप का निर्माण नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अंतर्निहित मान्यताओं तथा परिकल्पनाओं का स्पष्ट रूप में वर्णन होना चाहिए। आपने जिन मान्यताओं के आधार पर क्या करना चाहिए चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, और जिस तरीके से आपने कल्पना की है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए पहले से सोचा है, उन दोनों का स्पष्ट वर्णन होना जरूरी है किसमें, आपका प्रारूप में। तभी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं परिकल्पनाओं को परिचालनात्मक रूप से प्रदान करके उन्हें इस प्रकार से व्यक्त करना चाहिए कि उचित परीक्षण किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस परिकल्पना को वहाँ पे लागू करने के लिए बनाया है, उसको ऐसा प्रारूप में ऐसे लिखो कि उसे क्या किया जा सके, आगे चलकर परीक्षण किया जा सके। परीक्षण कहने का मतलब ये कि क्या आपने जो सोचा है वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका परीक्षण वहाँ पर जाकर किया जा सके। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, अपनी मान्यताओं के आधार पर, एक आधार के आधार पर क्या करना चाहिए, आपको कल्पना करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग के संबंध में निर्णय लेना, कि अनुसंधान के परिणामों के प्रयोग के सामने जो आपको परिणाम प्राप्त होगा, क्या उसे प्रयोग उसको प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके संबंध में आपको निर्णय लेना भी जरूरी हो जाता है। इसके संबंध में देखें तो कुल मिलाकर देखें तो कोई 23-24 प्रकार के घटक बताए गए हैं, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, प्रारूप का निर्माण करता है। क्या करने से पहले, वो एक अनुसंधान के प्रारूप बनाने से पहले, जिसमें अगर देखें सामान्य तौर पर देखें तो अनुसंधान के प्रकार में विषय क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेना, अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करना, अनुसंधान क्षेत्र के एवं समग्र आयुक्त चयन करना तथा उसको परिभाषित करना, अनुसंधान के लिए उपयुक्त तरीके एवं प्रविधियों का चयन करना, पर्यवेक्षण एवं विवरण एवं परिमापन के लिए उपयुक्त सटीक चरों का चयन करना एवं उसकी स्पष्ट परिभाषा निश्चित करना। इन सभी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रारूप का निर्माण करने का कार्य करते हैं। और जिसके आधार पर जब प्रारूप एक बार बन जाता है, अगर प्रारूप बेहतर होता है तो क्या करते हैं, प्रारूप एक बार बेहतर बन जाता है तो आप आसानी से अपने उद्देश्य को, अपने अनुसंधान कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को आपने अनुसंधान करने से पहले क्या कहें निश्चित किया कि मुझे इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया उसके घटक, जिसके माध्यम से हम प्रारूप बनाने का काम करते हैं। मगर हम जो प्रारूप बनाते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है, हम क्या करते हैं, किसी भी अनुसंधान कार्य में करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रारूप का निर्माण करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, ताकि इसे अच्छे से बनाया जा सके। मगर इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे पहला इस उद्देश्य इसका ये होता है, आवश्यकता ये होती है कि अनुसंधान के विशेष उद्देश्यों को स्पष्ट होना। जब हम क्या कर लेते हैं, जब प्रारूप का निर्माण कर लेते हैं, तो प्रारूप निर्माण करने से क्या होता है कि हम किन उद्देश्यों को लेकर क्या कर रहे हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, वो विशिष्ट रूप से या हमें स्पष्ट रूप से पता चलता रहता है। किसके माध्यम से, प्रारूप के नाम से। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम क्या है, बिना प्रारूप के या बिना बिना पूर्व कल्पना के या बिना प्रारूप रूपरेखा के हम क्या करते हैं, कई बार किसी कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, मुख्य कार्य से भटक कर अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसके कारण से क्या है, हमें जो उद्देश्य प्राप्त करना है, वो उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रारूप का निर्माण करना पड़ता है। दूसरा, इसका आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अनुसंधान की समस्या का विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि अगर हम प्रारूप का निर्माण करेंगे, तो प्रारूप में क्या होता है कि किन किन समस्याओं के कारण हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और किन किन समस्या, कौन कहाँ कहाँ से इस समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, ये हमें क्या होगी, प्रारूप जब जहाँ पर हम निर्माण करेंगे वहाँ पर ये लिखी होगी या अंकित होगा। इससे क्या होगा, हम आसानी से उन समस्याओं को जाना परखा या समझा जा सकता है। अगर हमने प्रारूप का, अगर समस्याओं को अगर विस्तृत रूप से अगर प्रारूप में नहीं लिखा है, तो एक निश्चित समय के बाद हम उस समस्याओं को भूल भी सकते हैं, या उसके बारे में हमारी जो मन है, क्योंकि मनुष्य की जो सोच है, जो दिमाग है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसमें जो मनुष्य समाज से कुछ न कुछ चीज़ें लगातार वो एकत्रित करते रहता है, ग्रहण करते रहता है।
और ग्रहण करने के कारण क्या होता है, उसके जो ज्ञान है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। अब परिवर्तन होने के कारण क्या है, जो हमें जो उद्देश्य हमें जो प्राप्त करना है वो कई बार उसके जो निष्कर्ष है या उसकी जो उत्तर हमें कई बार क्या परिवर्तित मिलता है। इसके लिए क्या करना होगा, अनुसंधान की समस्या का विस्तृत ज्ञान उसमें दर्ज होना आवश्यक, लिखा होना जरूरी। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है, प्रारूप की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है तीसरा इसका आवश्यकता का कारण यह है कि अनुसंधान हेतु समंकों के संग्रहण के लिए सुनियोजित एवं विस्तृत योजना का निर्माण करना है। कहने का मतलब है कि जो सूचना हमें फील्ड वर्क में हम जब जाएंगे वहाँ से जो हमें तथ्य मिलेगा, आंकड़े तथ्य मिलेंगे, उसको क्या करने के लिए सुनियोजित एवं विस्तृत योजना का निर्माण करने के लिए भी क्या है, हम जहाँ पर जो सूचना हमें मिलेगी उसको कैसे एकत्रित करेंगे, लोगों से कैसे सूचना निकालेंगे या उससे सूचना कैसे प्राप्त करेंगे, उसको एकत्रीकरण कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से सूचना को एकत्रित करेंगे, उसका योजना निर्माण करने में भी ये क्या करती मदद करती है। इसीलिए क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें साक्षात्कार करना है या प्रश्नावली बनाना है या अनुसूची बनाना है या व्यक्तिगत तरीके से क्या करना है, लोगों से क्या करना है, सूचना एकत्रित करना है। इसके बारे में क्या करता है जो अनुसंधान या जो प्रारूप है हमें क्या करते हैं सहायता करने का या जो डाटा एकत्रित करने में सहायता करने का कार्य करता है। उसके साथ साथ चौथा कारण ये है कि उन तरीकों का एवं उन तरीके एवं कार्य प्रणाली का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होना जिनका प्रयोग करते हुए अनुसंधान से संबंधित आवश्यक सामग्रियों का संकलन एवं आने वाली बाधाओं का निवारण किया जा सके। कहने का मतलब ये कि जब हम क्या होता है, हम किसी भी काम को करते हैं, जब उसको लिखते लिखते जाते हैं कि हमारे समय हमें किसी काम को करने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, अगर उन चीज़ों को हम लिखते ही जाते हैं तो क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमने किन चीज़ों को समाहित किए हैं और किन चीज़ों को समाहित नहीं किए हैं, उससे हमें पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, बिना वस्तुओं को सामान को हम लिखे, अगर बिना वस्तु को एकत्रित के संसाधनों को जाने पर के अगर हम फील्ड वर्क में चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कोई एक सामान भूल जाते हैं, फिर उस सामान को वापस लेने के लिए क्या है हम दोबारा कहीं जाते हैं, तो फिर क्या होता है उससे के कारण से क्या है जो समय हमें फील्ड वर्क में लगना चाहिए वो समय क्या है हमें सामान वापस प्राप्त करने में लग जाता है। दूसरी इसमें यह है कि अगर हम पहले से अगर अपने प्रारूप में लिख दिए हैं, अगर जान लिए हैं अपने अपने प्रारूप में या अपनी रूपरेखा हम तैयार कर लिए हैं कि मुझे किसी क्षेत्र में जाने के बाद क्या है इन इन प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, अगर पहले से मुझे पता है तो मैं क्या करूँगा उन समस्याओं से कैसे निकला जा सके उसके बारे में मैं पहले से क्या करूँगा जानकारी एकत्रित कराने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे ये नहीं पता है कि मैं इस गांव में जा रहा हूँ, अगर इस गांव के लोगों से अगर मैं मिलूंगा तो उस प्रकार के जो ऐसे कई गाँव में कई ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी देना नहीं चाहते, वो कई बार मारपीट हाथापाई की स्थिति आ जाती है। तो लोगों से कैसे समस्या कैसे लोगों से जानकारी भी एकत्रित किया जाए और जो वहाँ पर समस्या आने वाली है उन समस्या से भी कैसे बचा जाए, इसके संबंध में अगर हमने पहले से प्रारूप बना लिए रूपरेखा तैयार कर लिए तो इस प्रकार की समस्या से जूझा नहीं जा सकता। इसलिए भी क्या किया जाता है प्रारूप का निर्माण कराया जाता है। उसके साथ साथ जो अगली आवश्यकता के कारण है कि सामग्री के संसाधन के लिए उपयुक्त योजना का उपलब्ध होना। कहने का मतलब है कि आपके पास जो संसाधन है जो सामग्री है उसके लिए क्या करना एक उपयुक्त योजना बनाने के लिए भी क्या पड़ती है हमें प्रारूप की प्रारचना की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आते हैं संग्रहित सामग्री के विश्लेषण के लिए सावधानी पूर्वक बनाई योजना। कहने का मतलब ये है कि आपने जितनी वस्तुओं को संसाधन को क्या करने के लिए अनुसंधान करने के लिए उपलब्ध पाए या प्राप्त किए हैं आपके पास है उन सभी को लिए क्या करेंगे उसके लिए भी क्या करना किस तरीके से उपयोग करना कैसे उपयोग करना है उसके लिए भी क्या करना सावधानी पूर्वक योजना बनाने में भी मदद करती है प्रारूप। कहने का मतलब ये कि हर वस्तु हर जगह हर परिस्थिति में काम नहीं करती, जितने भी आपके पास चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोटो खींचना है तो कई जगह फ़ोटो खींचने पर मनाही होती है, कैमरा लेकर गए हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको कब कब उस कैमरा का उपयोग करना है, पेन का कब उपयोग करना है, अन्य चीज़ों को कब उपयोग करना है, इसका भी क्या करना है योजना बनाने में हमें मदद करती है। आपके पास जितनी भी वस्तु है अनुसंधान क्षेत्र में हर समय उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते, उसको अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर उसको उपयोग करना जरूरी है या अलग अलग जगहों पर उपयोग कर सकते हैं, हर जगह हर वस्तु को उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको योजना बनाना भी जरूरी है। इसीलिए क्या है क्या क्या जाता है अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि अपने पास संसाधन या जितनी भी उपलब्ध चीज़ें उसको बेहतर तरीके से कार्य रूप में परिणित किया जा सके। ये तो हो गया अनुसंधान की आवश्यकता क्या होती है, हमें अनुसंधान क्यों करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अनुसंधान परियोजनाओं को वर्गीकरण। अगर अनुसंधान के जो प्रारूप तैयार किए जाते हैं, अनुसंधान करने से पहले जो रूपरेखा या नक्शा तैयार किए जाते हैं उसको अगर वर्गीकरण करके देखें तो कितने आधार पर होते हैं, तो समाज और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अनुसंधान के द्वारा किया जाता है।
और अध्ययन के अनेक उद्देश्य तथा कई लक्ष्य होते हैं और कई आधार होते हैं। परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण के संदर्भ में अगर देखें, आदि परिधि में देखें, तो अनुसंधान तथा अध्ययन के समस्याओं तथा उद्देश्यों में भिन्नता के आधार पर अगर विभिन्न वैज्ञानिकों का अनुसंधान की परियोजनाओं का जो प्रकार का उल्लेख है वो अलग अलग तरीके से करने का काम किया। सामान्यतः अनुसंधान की जो प्रारूप होता है उसको दो आधारों में देखा जा सकता है। पहला तो अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर क्या किया जाता है, प्रारूप का निर्माण किया जाता है। दूसरा अनुसंधान को उपागम के आधार पर वर्गीकरण। तो कहने का मतलब है कि मुख्यतः जो अनुसंधान के जो प्रारचना या रूपरेखा तैयार किया जाता है वो मुख्यतः दो आधार पर तैयार किए जाते हैं। पहला अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर, दूसरा आता है अनुसंधान के उपागम के आधार पर। पहला उद्देश्य के आधार पर कहने का मतलब है कि अनुसंधान किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जा रहा है। दूसरा, कौन से ऐसे अध्ययन पद्धति जिसके आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन और पद्धति के आधार पर क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जा रहा है। तो सबसे पहला आता है अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर अगर देखें तो मुख्यतः अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर देखें तो जो अनुसंधान की जो प्रारचना है, प्रारूप है, वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है अन्वेषणात्मक, निरूपात्मक, उसके बाद आता है विवरणात्मक और निंदात्मक। उसके बाद आते हैं तीसरा इसमें प्रयोगात्मक, मूल्यांकनात्मक, अनुसंधानात्मक और विभाजित किया हुआ प्रारूप। इसके बाद आते हैं अनुसंधान को उपागम के आधार पर अगर वर्गीकरण करें, उपागम के आधार पर, तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है सर्वेक्षणात्मक, क्षेत्र अध्ययन संबंधी, प्रयोग संबंधी, ऐतिहासिक और व्यक्तिक अध्ययन संबंधी अनुसंधान परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है अगर अंत में अगर देखें तो प्रारूप के आधार पर देखें तो माना जाता है कि जो अध्ययन है, जो प्रारूप है, किसी भी विषय का शोध का प्रारूप है, वो मुख्यतः अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार के आने वाले समय में समस्या उत्पन्न ना हो, उन समस्याओं को पहले से जानकारी प्राप्त किया सके। और जहाँ पर हम फील्ड वर्कों में क्या करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पहले क्या कर लिया जाता है, एक प्रारूप या रूपरेखा का तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हमने सामान्य जानते हैं कि हम एक घर बनाते समय क्या करते हैं, एक प्रारूप इंजीनियर से प्रारूप या रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में आसानी से जल्दी, कम समय में, कम व्यय में क्या किया सके, घर को आसानी से बनाया जा सके। इसी कारण से क्या किया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है। उसी प्रकार जो अनुसंधान कार्य है उसमें एक मित व्यय, स्पष्ट, सुनिश्चित, एक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए या संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए, या माना जा सकता है सही तरीके से डाटा एकत्रित करने के लिए एक क्या किया जाता है, प्रारूप का निर्माण कराया जाता है, ताकि सही तरीके से क्या किया जा सके, अपने उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सके। बाकी का है उसे अगले क्लास में पढ़ेंगे।